तो आज के इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 4.1। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें ये बताना है कि ये जो समीकरण हमको दिए गए हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। कोई भी समीकरण द्विघात तभी होगा जब वह इस रूप में मिल जाए, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। अरे बात समझ में। तो हम इसमें पहले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप सभी लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आपको दिया गया समीकरण है। कौन सा समीकरण है? दिया हुआ। क्या आप बता सकते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? क्या आपको ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिख रहा है? नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। आ रही बात समझ में? यानी समीकरण को मानक रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए, यहाँ पर जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है उसमें दो पदों का वर्ग है, तो मैं इसको a मान लूँ और इसको b, ये हो जाएगा a प्लस बी का क्या? होल स्क्वायर। और हम सभी लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसी फार्मूले से इसके लेफ्ट हैंड साइड को प्रसारित कर देंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू, आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि इन दोनों पदों में क्या है? यहाँ पे गुणा है। कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, क्या है? गुणा। तो मैं इस 2 का गुणा कर दूंगा। तो 2 का जब x में गुणा होगा तो हो जाएगा 2x, और प्लस का माइनस में तो माइनस 2 तिहाई 6। कोई दिक्कत? लेफ्ट हैंड साइड में हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का जब स्क्वायर होगा तो 1 होगा। स्क्वायर का मतलब होता है एक ही संख्या का 2 बार गुणा। तो 1 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 1 जा 2 और x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमें राइट हैंड साइड में 0 लाना है। तो मैं इन दोनों को उठा के ला दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एक संख्या जो है बराबर है और उसका चिन्ह भी क्या है? बराबर। तो यहाँ पर एक रूल हमारा लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई संख्या समान हो और उसका चिन्ह भी क्या हो? समान हो, तो उसका मान हो जाता है 0। यानी ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। अरे ये बात समझ में? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब यहाँ बच गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। मैं इसे उठा लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। और भैया माइनस 6 आके क्या हो जाएगा? प्लस 6। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों अचर पद हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या? 7 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ, इसमें जो चर x है उसका अधिकतम घातांक क्या है? 2 है। तो ये क्या होगा? हमारा द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि चूंकि समीकरण में चर x का अधिकतम घातांक 2 है, अतः ये जो हमारा दिया हुआ समीकरण है कैसा है? द्विघाती समीकरण। अरे बात समझ में? प्रश्न को हम लोग उत्तर में लिखते हैं, ये इसे पूछा गया है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे हम लोग, अतः x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3
एक द्विघात समीकरण है। किसी बच्चे को इस प्रश्न में कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम हर प्रश्न को हल करके उसे इसके मानक रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, और जब लिखने के बाद से हमें मिल जाएगा कि चर का अधिकतम घातांक क्या है, 2 है, तो हम कह देंगे कि यह हमारा एक द्विघात समीकरण है। आ रही बात समझ में? किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? आ रहा समझ सबको? कर जाइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। देखिए, हम देख करके बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहे हैं कि ये द्विघात है कि नहीं। कुछ लोग क्लियर भी हो गए होंगे, लेकिन जब तक हम उसे उसके मानक रूप में नहीं लिख लेते हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये द्विघात समीकरण ही है। तो लिखने का प्रयास करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड में मैं जैसे ही गया, मैं देख रहा हूँ कि इनके बीच में क्या है, गुणा है, तो मैं इस -2 का गुणा कर दूंगा। आ रही बात समझ में? लेफ्ट हैंड साइड मेरा ज्यों का त्यों होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इस माइनस का इस प्लस में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और द्वितीय क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा 6। इस माइनस का जब इस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का x में गुणा होगा तो 2x। अब हम इनको उठा लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। समझ रहे हैं बातों को? उठा लाएंगे इधर। क्या यहाँ भी 2x से 2x कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि चिन्ह विपरीत है। जब समान चिन्ह होता तो काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर काटेंगे नहीं। मैं उठा लाऊंगा इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी आके -2x होगा, और ये आके क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ एक्स स्क्वायर बस केवल एक ही है और x 2 है, ये दोनों सजातीय पद हैं। माइनस और माइनस समान चिन्ह होता है, और समान चिन्हों को जोड़ लेते हैं और चिन्ह होगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर हो गया ये, और मिलकर हो गया -4x + 6 इज इक्वल टू क्या, 0। आप इस समीकरण में देख रहे हैं कि चर यक्ष का अधिकतम घातांक कितना है, 2 है। बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग? तो लिखेंगे हम लोग कि चूंकि समीकरण में चर यक्ष का अधिकतम घातांक 2 है, इसलिए या अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x एक द्विघात समीकरण है। कर जाइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 3rd, तीसरा प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखो। ये है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखने से बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी कैलकुलेशन है और राइट हैंड साइड में भी क्या है, कैलकुलेशन है। इन दोनों पदों के बीच में क्या है, गुणा। तो हम गुणा कर लेंगे। 2 पद से जब 2 पद में गुणा करना होता है तो हम पहले पद को उठाते हैं और चिन्ह सहित दोनों पदों में गुणा करते हैं। तो इस यक्ष का गुणा यक्ष में भी होगा और +1 में भी होगा। तो जब यक्ष का गुणा यक्ष में होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस में होगा तो प्लस, x का 1 में होगा तो x। मैंने x से दोनों में कर लिया, अब मैं -2 से करूँगा गुणा। तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, 2 का x में होगा तो 2x, फिर माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, और 2 का 1 में होगा तो 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब मैं राइट हैंड साइड की ओर गया तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ गुणा है 2 पदों से 2 पदों में।
तो मैं पहले पद को लूँगा और दोनों में चिन्ह सहित क्या कर दूंगा, गुणा। तो यक्स का यक्स में होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस का प्लस में होगा तो प्लस, एक्स का 3 में होगा तो 3x। अब मैं -1 से करूँगा, तो माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, 1 का x में होगा तो x, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, 1 3 में होगा तो 3। कोई दिक्कत? मैंने दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर लिया। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि x स्क्वायर यहाँ भी है और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ। तो समान संख्या हो और अपोजिट साइड हो। समान संख्या का मतलब है कि चिन्ह भी क्या है, इसका समान है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए हमारा यहाँ पर बचा हुआ है कैलकुलेशन, ये प्लस x है और ये क्या है, -2x। तो प्लस माइनस विपरीत चिन्ह होते हैं, घटा लेंगे, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, 2x में से जाएगा x तो बचेगा कितना, x, और ये मेरा है -2 इज इक्वल टू, यहाँ भी हमारा कैलकुलेशन है, प्लस 3 में से जाएगा 1 तो बचेगा कितना, +2, तो 2x और ये -3। अब मैं इन दोनों को उठा लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -x, यह हो जाएगा -2x, -3 सॉरी ये -2 और ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू क्या, 0। हमने कुछ किया नहीं, बस इन लोगों को सम्मान के साथ लेफ्ट हैंड साइड में उठा लाए। तो जब कोई भी संख्या लेफ़्ट से राइट में या राइट से लेफ़्ट में आए तो उसके चिन्हों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो ये प्लस आके -2x हुआ, ये -3 आके क्या हो गई, +3। अब यहाँ भी देख रहे हैं कैलकुलेशन है, ये दोनों है माइनस तो हो गया माइनस, भाई माइनस माइनस समान चिन्ह है ना, उसको जोड़ लेंगे। 1 और 2 मिले क्या हो जाएगा, 3x, ये माइनस और ये प्लस तो घटा देंगे, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस, और 3 में से 2 गया तो 1 बराबर 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है उस समीकरण का जो घातांक है कितना है, 1। इसका अधिकतम घातांक 1 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण में चर x का अधिकतम घातांक 1 है, इसलिए या अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः x - 2 इंटू x + 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों द्विघात समीकरण नहीं है बेटा? क्योंकि दिए गए समीकरण में चर x का अधिकतम घातांक क्या है, 1 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं। कोई दिक्कत है, कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, ये है x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू x + 5। ये हमें दिया गया समीकरण है। कौन सा समीकरण है, दिया हुआ। आ रही है बात समझ में? तो हम देख रहे हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, 2 पदों का 2 पदों में क्या है, गुणा कर देंगे। गुणा हम लोग चिन्ह सहित, x का 2x में होगा तो 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस में होगा तो प्लस, x का 1 में होगा तो x, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, 3 दूना 6x, और माइनस का प्लस में हुआ तो माइनस, 3 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ एक ही पद का गुणा है, कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या, 5x। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? इधर 2 पदों का 2 पदों में गुणा है, तो मैंने पहले पद को लिया, दोनों में चिन्ह सहित गुणा किया, फिर मैंने दूसरे पद को लिया और दोनों में चिन्ह सहित गुणा किया। मैं जब राइट हैंड की ओर गया, मैं देखा कि एक पद से 2 पदों में गुणा है, तो मैंने इस एक पद से दोनों में क्या कर दिया, गुणा। अब मैं इनको उठा लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। ये देखिए ये है प्लस और ये है माइनस, तो घट जाएगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5x -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। उठा लाएंगे इनको इधर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। हमने कहा कि सजातीय पदों को एक पास लिखने का प्रयास करते हैं, तो x स्क्वायर को मैंने x स्क्वायर के पास लिख दिया। ये -5x, ये इधर आके हो जाएगा -5x,
ये -3 इज इक्वल टू क्या 0। कर देंगे कैलकुलेशन। ये 2x² में से x² जाएगा तो क्या बचेगा x²। ये माइनस माइनस समान चिन्ह है तो जुट जाएगा, तो जाएगा -10x और ये -3 इज इक्वल टू 0। हम लोग अपनी आँखों से बिल्कुल आराम से देख रहे हैं कि इस समीकरण में चर यक्ष का अधिकतम घातांक क्या है 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि समीकरण में चर यक्ष का अधिकतम घातांक 2 है, अतः x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू x + 5 एक द्विघात समीकरण है। किसी बच्चे को कहीं कोई समस्या? अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 और क्वेश्चन नंबर आपका 6 दोनों बिल्कुल आसान है, लगाने का प्रयास इसको करेंगे, ये आपका रहेगा होमवर्क। आ रही बात समझ में? मैं 7वें और 8वें में से एक प्रश्न आपको और बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 ये दिया हुआ है x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² -1। तो बिल्कुल हम लोग को वह मानक रूप में नहीं दिख रहा, इसको कैलकुलेट करके मानक रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 2 पदों का क्या है घन है, तो 2 पदों के घन का मतलब है कि यह a प्लस में b का क्या है होल क्यूब, और a प्लस b में होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। कोई दिक्कत? इस फार्मूले से हम लोग x + 2 को क्या कर देंगे प्रसारित, x + 2 के होल क्यूब को इस a प्लस b के होल क्यूब से क्या कर देंगे फैला देंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू, मैं जब राइट हैंड की ओर गया तो मैं देखा कि एक पद से 2 पदों में क्या है गुणा, तो मैं गुणा कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का 1 में होगा तो 2, x का x² में होगा तो x³ प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, 2x का 1 में होगा तो 2x। अब मैं इस साइड को करूँगा कैलकुलेट, तो x³ हमारा तो x³ ही रहेगा प्लस 2 का क्यूब, तो क्यूब का मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा। तो 2 का जब 3 बार गुणा होगा तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा 6, अरे भाई 3 2 जा 6 कह सकते हैं, और ये हो गया क्या हमारा x, तो ये हो गया 6x इंटू x + 2 इज इक्वल टू 2x³ - 2x। अभी भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कैलकुलेशन बचा है, इस 6x का क्या करना है हमको इन दोनों पदों में गुणा, तो हम चिन्ह सहित गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो प्लस 6x का x में हुआ तो x का x में x², तो ये हो जाएगा 6x² इज ये प्लस का प्लस में हुआ तो प्लस, और 6 दूना 12 और x है तो हमारा यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। उठा लाएंगे इनको इधर, तो ये x³ मैं इसके सामने रखूँगा इसको, तो -2x³। ये देखिए प्लस 6x² और ये प्लस 12x, ये आके हो जाएगा प्लस क्या 2x, और ये हमारा प्लस 8 इज इक्वल टू क्या 0। आ रही है बात समझ में? मैंने x³ के साथ किसको लिख दिया 2x³ को, तो जब वह राइट से लेफ्ट में आया तो क्या हो गया -2x³। मैंने उसके बाद स्क्वायर को लिखा तो हो गया प्लस 6x²। फिर मैंने x को लिखा तो इधर से भी x वाला पद आ रहा है तो मैंने उसको एक साथ लिख लिया, बचा हमारा क्या प्लस का 8, मैंने प्लस के 8 को लिख लिया, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए ये प्लस ये माइनस तो घट जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो -2 में से जाएगा 1 तो बचेगा कितना 1 का मतलब केवल बचेगा हमारा x³।
अब प्लस एक्स स्क्वायर एक ही है तो 6x स्क्वायर, ये प्लस प्लस है तो प्लस 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं अपनी आंखों से कि यहाँ पर जो हमारा समीकरण है उसमें चर यक्ष का अधिकतम घातांक कितना है 3, तो क्या ये द्विघात बहुपद है? लिख देंगे कि चूंकि समीकरण में चर यक्ष का अधिकतम घातांक 3 है अतः यह एक द्विघात बहुपद नहीं है। अतः x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात बहुपद, हाँ सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को इस प्रश्न में कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार से बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कर जाएंगे। इधर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है और ये a माइनस बी का क्या है होल क्यूब प्रसारित करेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो आज आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका ये हुआ 5 और ये 6 और ये 8 होमवर्क हुआ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में बदलिए। हमें बस यहाँ केवल द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि हमें इस इबारतीय प्रश्न को, वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में क्या कर देना है, लिख देना है। अरे ये बात समझ में? अब देखिए इस प्रश्न में बात हो रही है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार का मतलब होता है, भूखंड का मतलब क्या है, जमीन का हिस्सा, भूखंड भूमि का क्या टुकड़ा यानी हिस्सा, वह बिल्कुल आयत के आकार का है। यानी आयत जो है एक चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो जो हमारा आयताकार भूखंड है यानी जो हमारा ज़मीन का क्या है हिस्सा है वह बिल्कुल आयत के आकार का है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, आयताकार। तो हमने यहाँ पर बना लिया अपना भूखंड। मान लीजिए मेरा ये खेत है, तो ये इसकी क्या है लंबाई है और ये क्या इसकी है चौड़ाई। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा जो जगह है वह है 528 वर्ग मीटर। ये दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसी को आप समीकरण का रूप दीजिए। फिर प्रश्न में आगे बढ़ा गया तो कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई L है, चौड़ाई क्या है B है। ये लंबाई किस पर निर्भर हो रही है, चौड़ाई पर। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या है 1 अधिक, यानी इस प्रश्न में लंबाई चौड़ाई पर निर्भर है। चूँकि हम लोग को एक चर में द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर केवल एक ही राशि को कंसीडर करेंगे, मानेंगे, और दूसरी को उस पर क्या कर देंगे, निर्भर। तो हम देख लिए कि यहाँ पर यल जो है क्या है बी पर निर्भर है, लंबाई किस पर निर्भर है, चौड़ाई पर, चौड़ाई पर निर्भर है। तो हम लोग चौड़ाई को मानेंगे, मान लेंगे कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर। क्या है, तो जब हम चौड़ाई को x मीटर मान लेंगे, ये हमने क्या मान लिया, x मीटर, तो ये लंबाई कितनी होगी इसकी, y मानेंगे। अरे मेरे भाई मैंने अभी तुमको समझाया कि एक चर में पढ़ रहे हैं, 2 चरों की बात यहाँ नहीं होगी। तो हम उसको मानेंगे जिस पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड होगा। तो 2 यहाँ पर राशियाँ हैं, एक तो लंबाई और एक क्या है, चौड़ाई। लंबाई निर्भर किस पर है, चौड़ाई पर। तो हम चौड़ाई को सपोज कर लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो चौड़ाई x हो गई। अब लंबाई कह रहा है कि ये जो लंबाई है इसके 2 गुने से 1 अधिक है। तो 2 गुने का मतलब है 2 से गुणा कर देंगे, तो जो लंबाई होगी इसके 2 गुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक। तो 2x प्लस क्या हो गई, 1 मीटर। आ रही है बात समझ में? समझ रहे हैं इस चीज़ को? देख रहे हैं आप लोग? हमने इस स्टेटमेंट को एक ही चर के रूप में क्या कर दिया, लिख लिया।
तो जिस पर निर्भर होगा क्वेश्चन उस राशि को मान लेंगे, बाकी तो अपने आप मिल जाएगा। चौड़ाई किस पर, लंबाई किस पर निर्भर है? चौड़ाई पे। तो हमने चौड़ाई को माना, लंबाई भी क्या हो गई हमें x के रूप में प्राप्त हो गई। तो इस चीज़ को मान लेंगे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये आप लोग सॉल्यूशन में फिगर जरूर बनाएंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर इज इक्वल टू, तो ये x मीटर है, तब लंबाई तो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, तो 2 गुने से कितना, 1 अधिक 2x + 1 मीटर। कहीं कोई दिक्कत है? अब प्रश्न में दिया गया है कि इस पूरे भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर। तो आयताकार भूखंड है, मतलब क्या है, आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू क्या, चौड़ाई, यही ना बराबर हमारा है 528 वर्ग मीटर के। बोलिए, हमने लंबाई क्या निकाला हुआ है, 2x + 1 और इंटू चौड़ाई क्या है, x। अब देखिए ये भी मीटर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर हो जाता है कैंसिल। और समीकरण एक ऐसा राशि है जिसका अनुपात नहीं होता, मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत है? अब हम इस x का गुणा कर देंगे, हमें क्या बनाना है, बस एक समीकरण। तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + x इज इक्वल टू 528। उठा लेंगे इसको इधर, हमें ax स्क्वायर + bx + c के रूप में लिखना है ना, तो इसको उठा लाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + x माइनस 528 बराबर क्या है, 0। दिया हुआ हमारा जो है इबारतीय प्रश्न हिंदी कथन गणितीय कथन में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ। और यह जो गणितीय कथन है वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? ये देंगे, अतः द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर + x माइनस 528 बराबर क्या है, 0 है। फिर इसमें कहा गया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें केवल क्या बनाना है, समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मेन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, किसका, इसे बस किस रूप में डाल दें, समीकरण के रूप में बना दें। जब ये समीकरण के रूप में बन जाएगा तो यहाँ से हम उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में जब कहे कि समीकरण का रूप बनाइए, बस हम समीकरण का रूप बनाएंगे। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत कर जाइए। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306। हमें ये पता नहीं है कि ये कौन कौन से पूर्णांक हैं, तो हमें मानेंगे। हम जानते हैं कि क्रमागत का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कितने का अंतर हो, 1 का, तो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। 1 का अंतर होगा, तो मैं पहली संख्या को अगर 1 मानता हूँ तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अगर कोई संख्या पता हो तब तो मानेंगे, लेकिन हमें तो कोई संख्या पता ही नहीं है। तो हम मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी, x + 1। दी गई संख्या में, प्राप्त संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम मान रहे हैं कि माना 2 क्रमागत संख्याएं क्रमशः x तथा x + 1 हैं। एक को x माना, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1। तो यही तो मानना है हमें। माना 2 क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अरे भैया जब पहली x है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो दूसरी प्राप्त होगी, x+1 हो गई। प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब है कि संख्याओं में जब गुणा करते हैं तो जो हमें फल प्राप्त होता है वही कहलाता है गुणनफल। आ रही बात समझ में? तो प्रश्नानुसार कहा जा रहा है, इसमें प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि पहली संख्या में जब दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 306। इस लाइन में किसी को दिक्कत? जब दोनों संख्याओं का गुणा हुआ तो मिला 306, बस गुणा कर लेंगे, हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यक्स का यक्स में गुणा होगा तो प्लस का प्लस में तो प्लस, एक्स का 1 में तो यक्स बराबर 306। उठा लाएंगे इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। मिल गया हमको द्विघात समीकरण की नहीं? ये देखिए, अतः प्राप्त समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर क्या है? 0। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर भी दो व्यक्तियों की बात हो रही है, एक तो रोहन है, दूसरी उसकी माँ है, और उम्र की बात हो रही है दोनों की। रोहन की माँ रोहन से बड़ी है, मतलब उसकी माता की उम्र रोहन की उम्र पर क्या है? निर्भर है। तो हम लोग रोहन की उम्र को मान लेंगे। हम लोग मान लिए कि माना रोहन की उम्र क्या है? x वर्ष। माना रोहन की उम्र बराबर क्या है? x वर्ष। तो उनकी जो माँ है उनका उम्र इनसे कितना अधिक है? 26। तो अधिक के लिए जोड़ देते हैं। अधिक के लिए क्या करेंगे बेटा? हम लोग जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे तब माँ की उम्र बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष। बैठ जा बेटा, आप लोग बैठ जा, बहुत शानदार बताया आप लोगों ने, कोई दिक्कत? अब देखिए कंडीशन, ये तो हम लोग जो मानते हैं वह वर्तमान आयु होता है। क्या होता है? वर्तमान। हमने माना है ना कि रोहन की उम्र क्या है? x वर्ष है, तो है का मतलब है वर्तमान, और ये भी माना गया वो कौन सी उम्र है? वर्तमान। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु। अरे बात समझ में? तब माँ की वर्तमान आयु है, जब जिस टेंस में आता है वह प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान। अरे बात समझ में? कंडीशन में फिर आगे कह रहा है बेटा कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी दोनों की उम्र का गुणनफल, वर्तमान में नहीं, वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात, यानी आज से 3 वर्ष बाद जो उनकी उम्र होगी उसका गुणनफल क्या है? 360 है। तो ये तो वर्तमान है। 3 वर्ष बाद की उम्र पता है हम लोगों को? नहीं पता है। तो 3 वर्ष बाद के लिए जब कहे तो जितना वर्ष बाद कहे उतना जोड़ लेंगे। अभी जो हमारा रोहन है उसकी आयु यक्स है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 3 जोड़ देंगे उसमें, तो यक्स प्लस 3x नहीं, उसमें 3 जोड़ेंगे, तो यक्स में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? x प्लस 3, x प्लस 3। तो माता जी की भी तो उम्र बढ़ेगी, तो माता जी हैं x प्लस 26 की, तो इनमें भी क्या कर देंगे? हम 3 को जोड़ देंगे, तो हो जाएंगे x प्लस 29 की। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर अब कंडीशन के अनुसार 3 वर्ष बाद यानी पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर हो जाएगा क्या? x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद माता जी की भी तो आयु बतानी है। 30 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो माता जी अभी हैं x प्लस 26, अब प्लस हो जाएगा क्या? 3, यानी ये हो जाएगा x प्लस 29
वर्ष। बेटा यहाँ उम्र लिखे हैं, यहाँ आयु लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना है, आप यहाँ भी उम्र लिख सकते हैं। अब देखिए यह जो हमारा उम्र है रोहन का और ये किसके, उनकी माँ की, इन दोनों का गुणनफल क्या है 360। इनका गुणनफल नहीं है, 3 वर्ष पश्चात जो उम्र हमारी प्राप्त हुई है इनका गुणनफल क्या है 360। देखिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद क्या है 360। तो 3 वर्ष बाद वाली जो आयु है इसका आपस में क्या करेंगे गुणा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 360। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार रोहन की आयु 3 वर्ष बाद इंटू माता जी की आयु 3 वर्ष बाद बराबर मिलके कितनी हो गई 360। इस बात को कितने लोग नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं आप लोग, नहीं आ रहा समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। अब गुणा कर लेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 पदों का 2 पदों में क्या है गुणा है, तो पहले पद को उठाएंगे दोनों में गुणा कर देंगे चिन्ह सहित, तो ये हो जाएगा x² प्लस 29x। फिर दूसरे को उठाएंगे चिन्ह सहित गुणा कर देंगे, तो प्लस 3x प्लस 19 तिया 87, सॉरी 19 नहीं 29, 29 तिया क्या हो जाएगा 87, 29 3 जा 87, ये हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। करेंगे कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा x², अब प्लस ये दोनों सेम साइन है जुड़ जाएगा, तो प्लस जोड़ने कितना हो जाएगा 32x प्लस 87, इसको खींच लाएंगे इधर, तो माइनस 360 बराबर क्या 0। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो x² प्लस 32x माइनस होगा, घटा लेंगे 360 में से 87 को, तो 10 में से गया हमारा 7 तो बचा 3, यहाँ 1 कम हो गया बचा 5, तो हो गया 15, 15 में से 8 गया तो 15 हुआ जी, 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा, यहाँ हो जाएगा 2। सही है जी, सही है कि नहीं है, हाँ सही है। माइनस 273 बराबर क्या 0। कोई दिक्कत है, यही वह समीकरण है जिससे हम रोहन की आयु क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, मैंने पहले पद को उठाया दोनों में चिन्ह सहित गुणा किया, तो x का x में हुआ x², प्लस का प्लस में हुआ प्लस 29x, प्लस का प्लस में प्लस, 3 का x में 3x, प्लस का प्लस में तो प्लस, और 3 9 27 हासिल 2 और 3 9 6 2 8 बराबर 360। इन दोनों को जोड़ लिया हमने, तो ये x² प्लस 32 प्लस 87 ये आ गया हो गया माइनस 360, फिर हमने घटा दिया हो गया माइनस x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर क्या 0। किसी बच्चे को ये समस्या है? देखिए आप ये वर्तमान आयु का गुणा नहीं करेंगे, 3 वर्ष बाद वाली आयु का क्या करेंगे गुणा, तब मिलेगा हमें, उस पर दिया गया है कंडीशन। कोई दिक्कत है कर जाओ।